हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। ये जो सीरीज चल रही है आपकी, आज इसकी सेकंड क्लास है, जो कि रेलवे के कोई भी एग्जाम है, आपके एसएससी के सभी एग्जाम, चाहे CHSL हो, MTS हो, CGL हो या GD हो, और पुलिस के सभी एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस क्लास में आपको कंप्लीट PYQ मिलेंगे और उसके साथ कुछ प्रोबेबल MCQ जो पूछे जा सकते हैं, और PYQ के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं वो भी मेंशन है, ठीक। और लास्ट में करंट का इशू देखेंगे, करंट का जो न्यूज है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो केवल 30 मिनट की क्लास में आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी एक ही टाइम पर। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए आज की क्लास। Who was the physician of मगध रूलर बिंबिसार? मगध का जो रूलर था, मगध का जो रूलर था बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी, बिंबिसार हर्यक वंश, तो उसका चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक और मनु। बिंबिसार का नाम सुना है आपने, है ना? तो बिंबिसार के समय पर बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, फिजिशियन कौन था? तो जीवक था। कौन था? जीवक, ठीक। देखिए यहां जीवक नामक चिकित्सक बिंबिसार के दरबार में ही रहता था। हर्यक वंश के ये जो शासक थे बिंबिसार, इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, मगध साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की, और बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली शासक है। बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का पहला शक्तिशाली शासक है, ये याद रखना है आपको। Which one of the following activities was not a part of the daily timetable for a king as prescribed in the अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो किसकी किताब थी? कौटिल्य की। हम बात कर रहे हैं बुक की, नॉट सब्जेक्ट, हम बात कर रहे हैं बुक की। तो अर्थशास्त्र नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है? वो लिखी है जी कौटिल्य ने। किसने लिखी है? कौटिल्य ने। इन्हीं को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो यहां पे सवाल आपके सामने है, अर्थशास्त्र में वो में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था? बताएं, जल्दी से बताएं, कौन सा हिस्सा नहीं था? रिसीव रिपोर्ट ऑन डिफेंस, डिफेंस पर रिपोर्ट रिसीव करना। विजिट द टाउन इनकॉग्निटो, यानी कि गुप्त रूप से नगर को भ्रमण करना, या राजस्व को नगदी में प्राप्त करना, रिसीव रेवेन्यू इन कैश, या कंसल्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपने मंत्री परिषद से परामर्श करना। समझ रहे हैं मेरी बात? अर्थशास्त्र जो किताब है कौटिल्य की, तो अर्थशास्त्र में पहले से निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा वो कार्यकलाप है, वो काम है जो राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं है, यानी कि राजा उसको नहीं करता है, तो वो है रिसीव रेवेन्यू इन कैश। रिसीव रेवेन्यू इन कैश, राजस्व को नगदी में वसूल करना, ये इसका डेली का काम नहीं है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को दिन और रात्रि को 12 घंटे में विभाजित कर अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए, और राजा रक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण, नगर भ्रमण, मंत्री परिषद से परामर्श और जनपद वासियों के कार्यों का निरीक्षण, पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य संपन्न करता है। राजस्व को नगदी में प्राप्त करना राज्य का दैनिक कार्य, राजा का दैनिक कार्य नहीं है, उसके लिए अलग लोग हैं। समझ गए? अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख व निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? अफगानिस्तान में जो अशोक का इंस्क्रिप्शंस मिला है, अशोक का जो शिलालेख है, वो किस लिपि में लिखा गया है? वो किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि, शारदा, खरोष्टी या ग्रीक आरमाइक? तो अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में, किस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं? तो वो है ग्रीक आरमाइक में। किसमें? ग्रीक आरमाइक में लिखे हुए हैं।
तो मौर्य सम्राट अशोक जो 273 से 236 ईस्वी पूर्व के हैं, अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख कंधार के समीप, अफगानिस्तान में जो कंधार है, कंधार के पास ही सरेकुना तथा जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से अरामेइक लिपि के लेख मिले हैं। किसके मिले हैं? अरामेइक लिपि के लेख मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको। Who was the founder of the Chola dynasty? चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? आसान सवाल है भाई, जल्दी से बता दो, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय, करिकल और या आदित्य प्रथम या राजाराज प्रथम। तो विजयालय जो है चोल वंश का, चोल डायनेस्टी का फाउंडर है, संस्थापक है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी था, जिसकी राजधानी तंजावुर, जिसे तंजौर कहते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल कौन थे 9वीं शताब्दी में? पल्लवों के सामंत थे। और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी यानी कि दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया इन्होंने। तो सिंपल याद रखेंगे, चोल वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो कौन है? विजयालय है। ठीक है, इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसे निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर कहा जाता है, यानी कि दुर्गा देवी का मंदिर। ठीक है, मंदिर से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ये है वन लाइनर प्रश्न, देखिए वन लाइनर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वह विषय जो कालिक संश्लेषण टेम्पोरल सिंथेसिस की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, वह विषय कौन सा है? ये देखो, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट 1 में 1/9/2022 को। तो वह विषय जो कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, कालिक मतलब समझ रहे, टाइम, तो इतिहास है वो। वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न कई एग्जाम में अलग अलग रूप में पूछा जा चुका है। तो भारत की कोकिला के रूप में सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं में एक जागृति जगाई, ठीक है, जिससे उन्हें सपोर्ट मिला और महिलाओं का। तो सरोजिनी नायडू याद रखना है आपको। अब एक और प्रश्न यहां से ध्यान रखना, नाम सरोजिनी नायडू का है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछें तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 2016 में यह सवाल पूछा गया है। गांधीवादी योजना जो 1944 में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया? देखो भाई, प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्लान बने। बॉम्बे प्लान भी आया है ना, बॉम्बे प्लान आपने सुना है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति इकट्ठे होकर एक प्लान बनाया। बाद में हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी। ठीक, तो उन गांधीवादी योजना जो 1944 में थी, इसको किसने प्रतिपादित किया? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये याद रखना है, 2022 में ही सवाल पूछा गया है ये। ठीक, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था। भारत में पहला स्थलाकृत सर्वेक्षण कब शुरू किया? स्थलाकृति सर्वेक्षण तो मेजर जेम्स रेनेल ने शुरू किया था। ये आपका 2021 में पूछा गया है। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ? पहलो एंग्लो, अंग्रेज और बर्मा का युद्ध कब हुआ? तो 1824 से 1826 में हुआ। 2016 में पूछा गया है प्रश्न। लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा? रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन था, उसके जो सदस्य होते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। इसे ही रेड शर्ट आंदोलन कहा जाता है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? कौन भारत में राज्य की पहली
महिला मुख्यमंत्री थी तो वो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? तो वो कलकत्ता में फहराया गया। समझ रहे हैं मेरी बात? कहां फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया। ये याद रखना है आपको। तो ये जो प्रश्न है आपके, ये जो प्रश्न है कि वह एक तो ये एंग्लो बर्मा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है 1824 से 1826 में, ठीक। और रेड शर्ट मूवमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन इसी से संबंधित है। इसके जो सदस्य होते थे उन्हें लाल कुर्ती कहा जाता था, ठीक। और 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया? कलकत्ता में फहराया गया। 2021 में यह सवाल आपका पूछा गया है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहला जो दशक था, पहला जो डिकेड था, उसमें किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र, नर्वस सिस्टम से सेंटर माना जाता है? तो वो है बंगाल। बंगाल ही सेंटर रहा है अंग्रेजों का, ठीक। वह व्यक्ति जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था तो वो है कर्नल मैकेंजी, ठीक। ये 2021 में पूछा गया, ये भी 2021 में पूछा गया है सवाल। बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हमने यहां देखा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि लाल कुर्ती आंदोलन से संबंध रखते हैं, इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी, बहुत बढ़िया भाई, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखो 2016 में तो खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया कि बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है। उसके बाद अगली शिफ्ट में खान अब्दुल गफ्फार खान से ही प्रश्न पूछा गया, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हुआ करती थी? भारत में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हुआ करती थी? तो वो शिमला हुआ करती थी, ठीक है। 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। ग्रुप डी 2018 शिफ्ट में पूछा गया है। भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो वो 18वीं सदी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 18वीं सदी से मानी जाती है, जब इसकी आधुनिक काल की शुरुआत जब डिक्लाइन ऑफ मुगल हो जाता है। डिक्लाइन ऑफ मुगलों का डिक्लाइन हो जाता है। क्या है ये? त्रावणकोर के दीवान थे। कौन थे? जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो वो कौन थे? वो थे बेलूथम्पी। कौन थे? बेलूथम्पी। 2018 में पूछा गया है। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की? ईवी रामस्वामी। ये साउथ के हैं। ईवी रामस्वामी ने शुरुआत की। क्या कहा ईवी रामस्वामी ने? कि आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। तो इसकी शुरुआत ईवी रामस्वामी ने की। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है आपसे, ठीक है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर कौन थे? कौन चाहता था कि पूरी तरह से क्रांति हो, संपूर्ण क्रांति? वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अब संपूर्ण क्रांति में सिर्फ लड़ाई नहीं आती, हर तरीके से जो है विरोध करना शामिल होता है। तो ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉन्टिमर ने स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
कौन सा वो समझौता था जिस पर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के जो प्रतिनिधि थे रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मॉर्टिमर, इन्होंने तो डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ डूरंड लाइन किन देशों के बीच में है, किन दो देशों के बीच में है। यह महानगर जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया वो है दिल्ली। एक ऐसा महानगर जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक नहीं बदला गया तो वो है दिल्ली। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? पंजाब का वो कौन सा शहर है जिसे पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? वो है अमृतसर। ठीक, 2021 में सवाल पूछा गया है ये। विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है किसे? सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर को 2021 में सवाल पूछा गया है, तो विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? वो है सियाचिन ग्लेशियर को। ठीक, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्योमाल अले भी कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य को उसके निवासियों के द्वारा न्यू माल अले भी कहा जाता है? तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको न्यू माल अले भी कहते हैं। 2021 में पूछा गया है। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? वो कौन व्यक्ति था जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? तो वो है जेम्स प्रिंसेप। 2021 का सवाल है ये जो पूछा गया है, जेम्स प्रिंसेप। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया कब? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक्ट कब लागू किया? 1961 में लागू किया। ये आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 को पूछा गया सवाल है। पुरातात्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के शिलालेखों की व्याख्या की थी? तो 1837 में। ठीक है, तो क्या होगा ये? पुरातात्वविद और भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में अशोक के शिलालेखों को, ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, इनकी व्याख्या इन्होंने की। ये जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। ठीक है, याद रहेगा ये। क्लियर है? बताएं सभी, क्लियर है ये? तो ये भाई जो आपको याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक, सार्क वीजा छूट योजना बहुत इशू चल रहा है अभी भारत पाकिस्तान का, है ना? चलना भी चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए। किसी ने कुछ किया है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। सार्क वीजा छूट योजना, तो आपने सुना होगा कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की जो बैठक हुई थी तो उसमें 5 फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र का पानी रोक दिया गया और 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे थे उनको वापस जाने को बोल दिया गया, और सार्क वीजा के तहत जो लोग थे उन्हें 1 सप्ताह के अंदर वापस जाने को रोक दिया। ठीक, और जो पाकिस्तान हाई कमीशन है उसमें लोगों की संख्या कम कर दी, और दिल्ली हाई कमीशन में भी लोगों की संख्या कम करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने को कहा गया। ये कुछ डिसीजंस थे। तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के नागरिक अब सार्क वीजा छूट योजना के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। सार्क वीजा, बिजनेस वीजा, तो इसके तहत वो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब यात्रा नहीं कर सकेंगे। शुरुआत इसकी 1992 में शुरू की गई थी। 1988 में इस्लामाबाद में आयोजित चौथा जो सार्क शिखर सम्मेलन था, इस वीजा की शुरुआत के बारे में निर्णय लिया गया। उद्देश्य इसका यह था कि सार्क सदस्य जो है देश के बीच जनसंपर्क को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती करना।
लाभार्थी वर्ग कौन सा है, किसे लाभ मिला, तो इस योजना के अंतर्गत 24 श्रेणियों के व्यक्ति बिना वीजा के यात्रा करने के लिए पात्र थे। इनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीश और सांसद आदि शामिल थे। इनको छूट थी, वीजा नहीं लेना है इनको। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसकी स्थापना 1985 में ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई। सदस्य इसके सार्क के सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो सदस्य पूछे जाते हैं तो प्लीज आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। तो देखो भाई, आपकी ये जो क्लास है वो मंडे से लेके सैटरडे तक डेली है, ठीक है, डेली है ये, और टाइम है इसका 8 PM, रात को 8 PM, ठीक। क्या क्या हम कवर करते हैं, तो ये 2 क्लास लेके देख लिया होगा आपने। पहला MCQ होते हैं आपके, सबसे पहले क्लास में होते हैं MCQ और PYQ, ठीक। और दूसरे 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सीधा क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर, 1 लाइनर GK, ठीक है। तीसरा करंट अफेयर, करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है वो भी इसके बारे में जानकारी होती है। तो ये 3 चीजें हम शामिल करते हैं इस क्लास में। छोटी क्लास होती है ना, आराम से पढ़ सकते हैं। हर क्लास में हर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। हर क्वेश्चन के साथ आपको कितनी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है आप खुद ही देख पा रहे हैं, कितनी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हमें नहीं समझना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। समझ गए? तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। तो क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को शेयर अवश्य करें, और कोई भी फीडबैक है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और एक और चीज, आप लोग कहां कहां से इस क्लास को देख रहे हैं वो सिटी का नाम अवश्य लिखें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।